दूर एक चंपानगर नामक गांव था। इस चंपानगर नाम के पीछे बहुत ही भूतिया घटना है। शहर से दूर होने के कारण यहाँ दुकान यातायात की बड़ी समस्या थी। कोई भी जरूरी सामान लेने जाना हो तो सीधा शहर जाना पड़ता था। उसी गांव में चंपा अपनी छोटी बहन चमेली और बाबा के साथ रहती थी। अच्छा बेटा, मैं शहर किसी काम से जा रहा हूँ। कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। तुम दोनों घर का ख्याल रखना। बाबा, मेरे लिए शहर से चाट पकौड़ी लाना और मेरे लिए समोसे और पानी पूरी। अच्छा अच्छा, लेते आऊंगा। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है? और कुछ जरूरत हो तो रामू चाचा के घर चले जाना है? जी बाबा। अच्छा, मैं चलता हूँ। चंपा और चमेली बाबा को दरवाजे से विदा करते हैं। दीदी, हम चाट खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मजा तो आएगा। कुछ दिनों बाद चंपा और चमेली के बाबा अपने शहर का काम निपटाकर गांव वापस आ जाते हैं और साथ में दोनों के लिए पानी पूरी और चाट भी लाते हैं। चमेली बाबा को देखकर बहुत खुश होती है। बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा बाबा, क्या आप हमारे लिए पानी पूरी और चाट लाए हैं? हाँ हाँ बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ढेर सारी पानी पूरी और कचौड़ियाँ लाया हूँ। चंपा और चमेली बड़े मजे से बाबा के चाट और पानी पूरी खाते हैं। चमेली पानी पूरी का आनंद उठाते हुए कहती है, काश हमारे गांव में कोई पानी पूरी वाला होता तो कितना मजा आता। हाँ चमेली, फिर तो हम रोज पानी पूरी खाते। कुछ दिनों बाद गांव के छोर में मोहन पानी पूरी और चाट सेंटर का ठेला दिखाई देता है, जो सभी को फ्री में पानी पूरी खिलाता है। गांव में नए नए पानी पूरी सेंटर खुलने और फ्री में पानी पूरी मिलने के कारण सभी लोग वहां जाते हैं और फ्री में मिल रहा पानी पूरी और चाट का खूब आनंद उठाते हैं और मोहन की तारीफ करते हैं। वाह भैया, मजा आ गया। क्या पानी पूरी बनाते हो, और फ्री में भी खिलाते हो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई। अरे कहाँ, ये सब तो आपकी मेहरबानी है और लोगों का पेट भरना मेरा पेशा। हाँ भैया, बड़ा मजा आ गया। बरसों बाद आज इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी जगी है। आहा, और खाइए, चाट भी खाइए, सब कुछ फ्री है यहाँ। मोहन की मुफ्त और स्वादिष्ट पानी पूरी की चर्चा सारे गांव में थी। चमेली भी मोहन पानी पूरी सेंटर गांव में खुलने और उसके स्वादिष्ट होने की चर्चा सुन रही थी। वो दौड़ी दौड़ी बाबा के पास गई। बाबा बाबा, हमारे गांव में एक नया पानी पूरी वाला आया है। वो सबको फ्री में पानी पूरी खिलाता है। लोग कहते हैं उसकी पानी पूरी बड़ी स्वादिष्ट है। हमें भी उसकी पानी पूरी खाने चलना चाहिए। क्या, मुफ्त में? हाँ दीदी, वो सभी को मुफ्त में पानी पूरी और चाट खिलाता है। अरे, ये तो गजब हो गया। हम कल ही बात कर रहे थे कि काश गांव में कोई पानी पूरी वाला होता और आज वो बात सच हो गई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम कल ही चलेंगे। जी बाबा। अगले ही दिन से मोहन पानी पूरी सेंटर में भीड़ बढ़ने लगती है। गांव के सभी लोग मोहन की पानी पूरी और चाट चखना चाहते हैं। ठेले के चारों तरफ ग्राहक खड़े पानी पूरी और चाट का आनंद लेते हैं। वाह भैया, मजा आ गया। क्या पानी पूरी बनाते हो, और फ्री में भी खिलाते हो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई। मोहन भाई, मजा आ गया। वाह, खाइए खाइए, खूब खाइए, बच्चों का भी खिलाइए। कितना अजीब जलजीरा है, लगता है पीते रहो पीते रहो। आहा, शुक्रिया शुक्रिया, और लीजिए। वाह, मोहन काका जैसी पानी पूरी कभी नहीं खाई। कुछ ही दिनों में मोहन के मुफ्त में पानी पूरी के चर्चे सारे गांव में थे। अगले दिन चमेली बाबा के साथ पानी पूरी खाने के लिए तैयार थी। अरे, चंपा कहाँ है? उसे पानी पूरी खाने नहीं चलना? चंपा रसोई में कुछ काम कर रही थी, वहीं से आवाज आई। नहीं बाबा, मुझे थोड़ा काम है। आप मेरे लिए पानी पूरी पैक करा कर ले आना, मैं यही खा लूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है दीदी, मैं ले आऊंगी।
दोनों पानी पूरी खाने चल देते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चला कि वहाँ काफी भीड़ है। बहुत से लोग पानी पूरी खा रहे हैं, जिसे देख बाबा और चमेली बहुत प्रसन्न हुए। दोनों मोहन के पास गए। मोहन, अब तुम्हारी पानी पूरी और चाट के बारे में बहुत चर्चे सुने हैं। जरा हमें भी चखाओ, हम भी तो देखें तुम्हारी पानी पूरी कैसी है। चमेली बड़ी खुश थी। अरे आइए आइए, आओ बेटा आओ, ये लो खाओ, खूब खाओ और मजे करो हैं, सब फ्री में है, पेट भर के खाओ, ये लो। बाबा और चमेली दोनों पानी पूरी खाते हैं और उसके स्वाद में खो जाते हैं। वाह मोहन वाह, जैसा सुना बिल्कुल वैसा ही पाया। आहा, कितनी स्वादिष्ट पानी पूरी है, वाह मजा ही आ गया। वाह मोहन काका, मजा आ गया। लोग सच कहते हैं, इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी तो आज तक ना खाई थी। थोड़ा जलजीरा और मिलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो और खाओ, लो। चमेली और बाबा दोनों पेट भरकर पानी पूरी खाते हैं। काका आज तो मजा आ गया, कल फिर आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जरूर आना है, बिल्कुल आना। अच्छा मोहन, एक प्लेट पानी पूरी पैक कर दो। बाबा और चमेली चंपा के लिए पानी पूरी पैक कराकर घर ले आते हैं। चंपा उन्हें घर के करीब आते देख बहुत खुश होती है, लेकिन घर के नजदीक पहुंचते ही उनकी पानी पूरी की थैली को कुत्ते छीन कर ले जाते हैं। ये देखकर चंपा बड़ी निराश होती है। तुम निराश मत हो चंपा, हम कल फिर से पानी पूरी खाने चलेंगे। चंपा खुश हो जाती है। उस रात बाबा और चमेली के पेट में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कैसे भी उस रात उन्हें नींद आ जाती है। सुबह होती है तो चंपा को कराहने की आवाज सुनाई देती है। उठकर देखती है तो दो बूढ़े व्यक्ति उसके बाबा और उसकी बहन की जगह लेटे हुए थे। ये मुझे क्या हो गया? दूसरा बूढ़ा आदमी इतना बूढ़ा था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। सामने बूढ़ी दादी और बूढ़े व्यक्ति को देख वो अचंभित हो जाती है। अरे दादी, आप कौन है और यहाँ कैसे? और मेरी छोटी बहन चमेली और बाबा कहाँ हैं? अरे दीदी, मैं चमेली ही हूँ, आपकी छोटी बहन चमेली। पता नहीं कैसे मैं बूढ़ी हो गई। चमेली, तुम इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? मुझे नहीं पता दीदी, कल रात तक तो मैं और बाबा ठीक थे, लेकिन आज सुबह होते ही मैं और बाबा। चमेली रोने लगती है। चंपा भागकर बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ सभी लोग बूढ़े हो चुके हैं और दर्द के मारे कराह रहे हैं। हर तरफ चीखें और पुकार थी। चंपा दौड़कर रामू चाचा के घर जाती है, वो भी बूढ़े हो चुके थे। रामू चाचा, आप कहाँ हैं? खटिया में पड़े रामू चाचा की आवाज सुनाई दी। बेटा, मैं यहाँ हूँ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ रामू चाचा, पर ये सब क्या हो रहा है? सभी लोग बूढ़े कैसे हो गए? पता नहीं बेटा, कल तक तो सब बढ़िया था। जब से मोहन पानी पूरी और चाट सेंटर की पानी पूरी खाई है, तब से पेट कुछ खराब रहने लगा। और आज सुबह उठा तो पूरा गांव बूढ़ा हो चुका था, और मैं भी। चंपा को लगा जरूर इसमें मोहन पानी पूरी वाले का ही हाथ है, वरना कोई चाट और पानी पूरी फ्री में क्यों खिलाता। रात होने पर चंपा छुपकर मोहन के ठेले के पास जाती है तो वहाँ मोहन दिखाई देता है। वो जोर जोर से हंस रहा था। ये पानी पूरी नहीं, मेरे रसायन का कमाल था। अब मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। चंपा चुपके चुपके ये सब देख और सुन रही होती है। अच्छा, तो ये बात है। मोहन खुशी में इतना पागल हो गया कि उसका रसायन का डिब्बा उसके ठेले से नीचे गिर गया, मगर उसने ध्यान नहीं दिया और वो अपना ठेला लेकर वहां से चला गया। चंपा उस रसायन के डिब्बे को उठाकर घर ले आती है
अगले दिन चंपा बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है और मोहन के पास जाती है। मोहन काका, मुझे भी पानी पूरी खिला दो। चंपा को देख मोहन सोच में पड़ जाता है। अरे ये लड़की कैसे बच गई? कोई बात नहीं, आज इसकी भी उम्र छीन लूंगा। अरे बेटा, आओ आओ, आओ तुम भी खाओ, ये लो है। पर एक शर्त है, आप इतने दिनों से हमें फ्री में पानी पूरी और चाट खिला रहे हो, इसलिए आज मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये लीजिए, पहले आप मेरे हाथों से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन खाइए, तभी मैं पानी पूरी खाऊंगी। चंपा सारे व्यंजन मोहन को दिखाती है। मोहन इतने सारे स्वादिष्ट पकवानों को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी खा लेता हूँ। जैसे ही मोहन खाना खत्म करता है, वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। ये क्या हो रहा है मुझे? चंपा हंसती है। वही जो तुमने गांव वालों के साथ किया। खुद का रसायन खुद चख कर कैसा लग रहा है भूतिया पानी पूरी वाले? मैं तो तभी समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है जब तुमने पूरे गांव को फ्री में पानी पूरी खिलाई। पानी पूरी वाला धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। अरे मेरा रसायन कहाँ गया? मेरा रसायन कहाँ गया? तुम्हारा रसायन? तुम्हारा सारा रसायन इन्हीं स्वादिष्ट पकवानों के साथ तुम्हारे पेट में है। और वो भूतिया मोहन पानीपुरी वाला बूढ़ा होते होते गायब हो जाता है। धीरे धीरे सभी गांव वालों को उनकी उम्र वापस मिलने लगती है। एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में रामलाल, उसकी पत्नी रामवती और उनका जवान बेटा रोहन रहते थे। रोहन एक अच्छी नौकरी करता था और उसके घर वाले उसके लिए एक लड़की ढूंढ रहे थे। एक दिन रोहन के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता आता है। लड़की बड़ी पढ़ी लिखी और सुंदर होती है। रोहन के माँ बाप को लड़की बड़ी ही पसंद आ जाती है और वो उसकी शादी रीमा से कर देते हैं। रोहन के माँ बाप बड़े ही खुश होते हैं कि उनके घर बहू आई है और अब वो उनका अच्छे से ध्यान रखेगी। पर रीमा बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं होती। शादी की पहली सुबह ही वो 12 बजे तक सोती रहती है। रोहन की माँ उसके कमरे में जाती है। रीमा बहू, अरे ओ रीमा बहू, चल उठ जा, देख दिन निकल आया है। सब उठकर नहा धो भी लिए हैं। क्या है, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मुझे अभी और सोना है और जब मेरा मन होगा मैं तभी उठूंगी। कोई नहीं बहू, तू थक भी गई होगी, तू आराम कर, मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। रोहन की माँ की शक्ल उतर जाती है पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप रसोई में जाकर रीमा के लिए आलू के पराठे बना देती है। जब रीमा उठकर नाश्ता करने आती है तो नाश्ते की टेबल पर आलू के पराठे देखकर गुस्सा करने लगती है। ये क्या है, इतना तेल? मैं ये सब खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। मैं ये सब नहीं खाती हूँ, मुझे पोहा खाना है। ठीक है बहू, मैं अभी बना देती हूँ। पोहा बनाना तो बहुत ही आसान है। हाँ, आप जल्दी से बना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। रीमा घर का कोई काम नहीं करती और बस पूरा दिन टीवी, फोन या बाहर घूमने में ही लगी रहती है। ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन रोहन के पिताजी भी मर जाते हैं और उसके बाद रोहन की माँ काफी बीमार हो जाती है और वो खाना नहीं बना पाती। जब शाम को रोहन घर आता है और खाना मांगता है तो रसोई में कुछ भी बना हुआ नहीं रखा होता। क्या हुआ रीमा, जल्दी खाना लाओ ना। वो बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी तो मैं खाना नहीं बना पाई। खाना और आप? खाना तो रीमा बनाती है ना। हाँ और क्या, खाना तो मैं ही बनाती हूँ। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे खाना आप बनाती हो और मैं कुछ नहीं करती। रोहन, आज मैं मेरी सहेली से मिलने चली गई थी क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। मैंने बस आज के लिए माँ जी को बोला था कि खाना बना देना, पर देखो ना, एक तो उन्होंने मेरी जरा से भी मदद नहीं की और ऊपर से मुझे ऐसे बोल रही हैं। नहीं रोहन बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी बहुत गलत बात है माँ। आज के टाइम में कौन ऐसा करता है? बहू को बेटी की तरह रखोगे तो वो भी आपको माँ बाप समझेगी ना। वही तो रोहन, बिल्कुल सही कहा तुमने। रोहन की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो एक नहीं सुनता। अब तो रीमा की और ज्यादा हिम्मत बढ़ जाती है। वो रोज अपने सास को बहुत दुखी करने लगती है और जब कोई भी रोहन को कुछ कहने की कोशिश करता है तो वो पहले से ही रोहन को ऐसी कहानी बनाकर सुना चुकी होती है कि रोहन हमेशा रीमा पर भरोसा करता है और अपने माँ को झूठा समझता है। ऐसे ही काफी महीने निकल जाते हैं। फिर एक दिन रीमा की तबीयत खराब हो जाती है। रोहन रीमा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। माँ, आपके लिए खुशखबरी है। क्या हुआ बेटा?
आपकी बहू माँ बनने वाली है। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। हाँ माँ, पर डॉक्टर ने रीमा को आराम करने को कहा है, तो आप प्लीज उससे कोई काम मत करवाना। नहीं नहीं बेटा, मैं कहाँ उससे कोई काम करवाती हूँ, मैं तो सारा काम खुद ही करती हूँ। अरे माँ, अब आप फिर से रीमा की बुराई मत शुरू कर देना प्लीज। रीमा को अब और बड़ा बहाना मिल जाता है। वो पूरे 9 महीने खूब मजे में रहती है और फिर उसके बाद वो एक बेटे को जन्म देती है। वो लोग उसका नाम यश रखते हैं। यश को उसके दादी खूब प्यार करते हैं। रीमा तो यश का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती और उसकी जिम्मेदारी भी अपनी सास पर डाल देती है। यश भी धीरे धीरे काफी बड़ा हो जाता है। वो अपने दादी से खूब प्यार करता है। उसकी माँ जो उसकी दादी के साथ करती है वो सब जानता है, पर वो कभी अपनी माँ के खिलाफ नहीं बोल पाता। एक दिन रीमा को पता चलता है कि वो फिर से माँ बनने वाली है। रीमा को इस बात का जैसे ही पता चलता है वो बड़ी दुखी हो जाती है। वो अपनी सहेली को फोन करती है। हेलो शीना, अरे मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। ऐसा भी क्या हो गया? अरे मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। देख, मुझे ये बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए, पर मैं ये बात अगर रोहन को बताऊंगी तो वो इस बात को नहीं मानेंगे। तो इस बच्चे का किस्सा ही खत्म कर दे और किसी को भी इसके बारे में बताइयो ही मत। रीमा अपनी सहेली की बात मानकर बिल्कुल वैसा ही करती है। वो उस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार डालती है। उसकी सास को जैसे ये बात पता लगती है वो जल्दी से रोहन को फोन करके घर बुला लेती है। जो तूने काम किया है मैंने रोहन को सब बता दिया है, अब देख वो क्या करेगा। ये आपने क्या किया? मैं रोहन को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। रीमा रोहन के आने से पहले ही पुलिस को फोन कर देती है और उनको बोल देती है कि उसकी सास ने उसे जबरदस्ती ऐसी चीज मिलाकर खिला दी जिससे उसका होने वाला बच्चा मर गया। इतने में रोहन आ जाता है। क्या माँ, तुमने मेरा बच्चा मार डाला? तुम पहले ही रीमा को इतना दुखी करती थी, पर अब तो तुमने हद ही कर दी। पुलिस रोहन की माँ को पकड़कर ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। बेचारी बूढ़ी औरत बिना किए की सजा भुगतने लगती है। सालों ऐसे ही बीत जाते हैं और अब उसका पोता यश भी काफी बड़ा हो चुका होता है और उसकी नौकरी उसी जेल में लग जाती है। वो छुप छुप कर अपनी दादी के लिए खाना लेकर जेल में उनसे मिलने जाता है। बेचारी दादी बहुत बूढ़ी हो जाती है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। इस बात का पता बस यश को होता है और वो किसी को भी ये बात बताने लायक भी नहीं समझता। यश को अपनी दादी की बहुत याद आती है। एक रात उसकी दादी उसे सपने में दिखती है और उसे जेल में उससे मिलने आने को कहती है। अगले दिन ही यश जेल में अपनी दादी वाली कोठरी में जाता है। वहाँ वो एक चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। चुड़ैल! हे भगवान! मैं चुड़ैल नहीं हूँ यश बेटा, मैं तो तेरी दादी हूँ। मैं मरने के बाद चुड़ैल बन गई क्योंकि मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। दादी, पर दादी आपको मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्योंकि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा झूठा इल्जाम लगा हुआ है और दुनिया को यही लगता है मैंने अपनी बहू के बच्चे को मार डाला। मैं इस कलंक के साथ ना तो चैन से जी पाई और ना मेरी आत्मा को शांति मिल पा रही है। अब तू ही कुछ कर मेरे बच्चे। दादी, मुझे तो सब कुछ पता है कि आपने कुछ नहीं किया और माँ आपके साथ क्या क्या करती थी, पर मैं करूँ तो क्या करूँ? बस तू मुझे इंसाफ दिला दे मेरे बच्चे, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। ठीक है दादी, मैं आपको इंसाफ दिला कर ही रहूँगा और मैं रोज आपसे मिलने आऊँगा और आपके लिए पहले की तरह ही खाना भी लाऊंगा। आप चिंता मत करो। यश रोज अपनी दादी की आत्मा से मिलने जेल में जाता और उनके लिए उनकी पसंद का खाना लाता। यश की दादी यश को देखकर बड़ी खुश होती है। वो घंटों वहाँ उनसे बातें करता। अब तो आसपास के कमरे में रह रहे लोग यश को पागल समझने लगते हैं। ये लड़का लगता है अपनी दादी की मौत का सदमा झेल नहीं पाया और पागल हो गया है, जो रोज यहाँ अकेले अकेले घंटों बातें करता है। सच कहा भाई तुमने, मुझे तो अब इस लड़के से ही डर लगने लगा है। कहीं इसे अपनी दादी की आत्मा तो नहीं दिखती? अरे ऐसे मत बोल भाई, मुझे वैसे ही डर लगता है। यश और उसकी दादी उन दोनों कैदियों की बातें सुनकर खूब हंसते हैं। इसे क्या पता कि तू यहाँ मुझसे मिलने आता है। अगर किसी दिन मैं इनको अपना चुड़ैल वाला रूप दिखा दूँ तो सोच इनका क्या होगा। अरे नहीं दादी,
आप ऐसा मत करना, ये तो पहले ही इतने डरपोक लग रहे हैं। यश की कुछ दिन बाद शादी हो जाती है। यश वही करता है जो उसकी माँ ने उसकी दादी के साथ किया होता है। वो अपनी पत्नी को सब सिखा देता है और वो बिल्कुल वैसा ही करती है। वो अपनी सास को बिल्कुल वैसे ही दुखी करती है जैसे उसकी सास अपनी सास को करती है। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो वो भी अपने घर पुलिस बुलाने लगती है। अरे बहू, मैंने क्या किया है जो तू पुलिस बुला रही है? आपने मुझे खाने में जाने क्या मिला कर दे दिया जो मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया? नहीं नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है कि तू गर्भवती है। ये सब आप जेल जाकर बताना। हाँ। अरे बहू, मेरे साथ ऐसा मत कर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो जो किया है वो सच सच बता दो माँ। मतलब? रीमा डर के मारे सब सच उगल देती है। सच सुनकर रोहन के होश ही उड़ जाते हैं। वो उसी पल अपनी माँ के पास जाना चाहता है, पर यश उनको बताता है कि वो तो कब की मर चुकी है और एक चुड़ैल बन गई है, क्योंकि उनकी आत्मा को इस झूठे इल्जाम के कारण शांति नहीं मिल पाई है। तुम कितनी घटिया निकली रीमा। मैंने तुम पर अंधा विश्वास किया तो तुमने उसका फायदा उठाया। मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार तुम हो। तुम? हाँ माँ, तुम ही हो उनकी मौत की जिम्मेदार। मैं एक बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तू एक बार मुझे उनसे मिलवाना, एक बार मुझे मिलवाना। यश अपने पिताजी को लेकर जेल जाता है। वहाँ वो उस कमरे में जाते हैं जहाँ यश की दादी रहती थी। अंदर जाकर रोहन को अपनी माँ एक चुड़ैल के रूप में दिखती है। वो अपनी माँ को देखते ही रोने लगता है और उनसे माफी मांगता है। माँ तो आखिर माँ होती है, चाहे वो जिंदा हो या मरी हुई। वो अपने बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख पाती और उसे झट से माफ कर देती है। उसके बाद उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। वो वहाँ से गायब हो जाती है। मिस्टर गोगो सिटी के बहुत ही ज्यादा डेंजरस और बिगेस्ट चोर में से एक है, जिसका पीछा पुलिस डिटेक्टिव मेहुल काफी दिनों से कर रहा था। एक दिन मिस्टर गोगो रॉबरी करने के लिए अपने हाउस से बाहर जाता है। गोगो के जाने के बाद डिटेक्टिव मेहुल भी गोगो के घर के अंदर चला जाता है। काफी देर रिसर्चिंग करने के बाद भी डिटेक्टिव मेहुल को मिस्टर गोगो के खिलाफ कोई क्लू नहीं मिलता। क्लू नहीं मिलने की वजह से डिटेक्टिव मेहुल गोगो हाउस से चला जाता है। मेहुल के जाने के बाद गोगो भी अपने घर पे आ जाता है। मिस्टर गोगो अपने रूम को अच्छी तरह देखने लगता है और देखने के बाद समझ जाता है रूम में कोई आया था। दोस्तों, क्या आप बिफोर और आफ्टर को देखते हुए बता सकते हो ऐसी क्या चेंजिंग हुई है जिससे मिस्टर गोगो को लगा था रूम में कोई आया है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। बिफोर और आफ्टर में बेडशीट की चेंजिंग हुई है, इसलिए मिस्टर गोगो समझ जाता है उसके गैर मौजूदगी में उसके रूम में कोई आया था। दोस्तों, क्या आपने भी इस क्लू को पहचान लिया था?